हमारा आज का अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन और वन्य जीव। मध्य प्रदेश में वनों के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति की घोषणा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था पारिस्थितिक संतुलन, भूजल संरक्षण, इसके साथ साथ वन आश्रित समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ये वन नीति घोषित की गई। आपको बता दें, वनाश्रित समुदाय जैसे गूण, बैगा, भील, सहरिया आज भी कैसे ऐसे समुदाय हैं जो कि वनों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं और वहीं से वो अपनी जीविका चलाते हैं। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश मध्य प्रदेश है। वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया। सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। देख लीजिए दोस्तों, तेंदू के पत्ते का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है। पर्यावरण दृष्टि से 1/3 भाग में वन होना चाहिए। वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश बिल्कुल समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में 77,700 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। ओके, इस वजह से यह सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। अब इस वनों का जो कार्यालय है वो वन कार्यालय जो है वो देहरादून में इसका वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जबलपुर में स्थापित किया गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 25.6% भाग वन है, जबकि 33% होना चाहिए, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कम है। सर्वाधिक आरक्षित वन, जो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है वो खंडवा में है। आरक्षित वन से मतलब होता है कि यहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। उज्जैन वन वृत्त में सबसे कम आरक्षित वन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में और सबसे कम आरक्षित वन उज्जैन में है। ओके, मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। इसके बाद प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल की स्थापना की गई, जहां पे हमें वनों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। और वहीं बैतूल और रीवा में जो आपको फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके ट्रेनिंग का स्कूल है। यहाँ पे राज्य के 55 जिले, फिलहाल अब 55 जिले हो चुके हैं। पहले 50 थे, लेकिन अभी इनमें वृद्धि हुई है। तो अब राज्य के 55 जिलों में 16 वन वृत्त हैं और 62 क्षेत्रीय वन मंडल में इन्हें विभाजित किया गया है ताकि इनकी देखरेख की जा सके। होशंगाबाद में साल के वृक्षों की प्रबल सघनता है। वहीं उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन है कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में खैर से कत्था बनाया जाता है। खैर का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का बिहार के बाद दूसरा स्थान है। मतलब पूरे भारतवर्ष में जो लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो बिहार करता है और उसके बाद मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में बनाई गई। जबलपुर को आम जिला और पन्ना को आमला जिला घोषित किया गया है। जबलपुर को आम जिला, यहाँ आमों की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, और पन्ना को आमला जिला घोषित किया गया है। अब अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश की वन पेटियाँ कि मध्य प्रदेश में वन कहाँ कहाँ आरक्षित है। विंध्य कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश का जो पहला वन पेटी है वह विंध्य कैमूर श्रेणी है, जो कि दमोह, सागर में विरल वन पाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी घने जंगल नहीं है, काफ़ी अलग दूर दूर पर इन वनों की सघनता है। इस वजह से विंध्य कैमूर श्रेणी में विरल वन पाए जाते हैं। वह मुरैना और शिवपुरी के पठारों में कटीले वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। और नर्मदा के दक्षिण एक चोटी पेटी है जो पूर्व से पश्चिम भाग की ओर फैली हुई है। अब देख लेते हैं वनों का प्रशासकीय प्रबंधन। वनों के प्रशासकीय प्रबंधन में जो संरक्षित वन होते हैं वहाँ पर जो प्रबंधन की देखरेख होती है वो प्रशासन के हाथों में होती है। वहाँ आवागमन की सुविधा नहीं होती, उन्हें आवागमन की सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन वहाँ वनों को काटना सख्त प्रतिबंधित होता है और पशुओं के चारण की सुविधा होती है। अब है आरक्षित वन। संरक्षित वन तो हो गए। अब है जो देश में संरक्षित वनों की संख्या जो है
वो 33% है। आरक्षित वन, सबसे ज़्यादा जो राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को प्रॉफिट होता है वो वनों से ही होता है। तो यहाँ पे आरक्षित वनों की संख्या 65% है। यहाँ पे आवागमन की सुविधा, पशुचारण, लकड़ी कटाई, ये सभी चीज़ें दंडनीय अपराध होती हैं। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन में पशुचारण की सुविधा होती है और इच्छानुसार वन भी काटे जा सकते हैं। ओके, अब वनों का वृक्षों के आधार पर हम वर्गीकरण देख लेते हैं। जैसे सागौन वन, सागौन सबसे महंगी लकड़ी होती है, ये काफ़ी महंगी मिलती है, इसके फर्नीचर काफ़ी अच्छे होते हैं इस वजह से। तो ये इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार, खंडवा आदि जिलों में पाया जाता है। सागौन के वन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जिनका कुल क्षेत्रफल 17.8% है। और साल के वनों की बात करते हैं तो जो आप रेलवे की कोचेस होते हैं उनमें स्लीपर बनाने का जो काम होता है वो साल के वृक्षों के द्वारा किया जाता है। इसमें कुल वनों की संख्या 16.54% है। यह मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सागौन वन का और दूसरा साल वन का। यह जो है साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी और शहडोल जिले में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित वन की। मिश्रित वन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी राज्य के फाइनेंस के लिए। यहाँ पे मिश्रित वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। ओके, अब हम जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जलवायु के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहाँ होते हैं जहाँ पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होने की वजह से वहाँ के पत्ते झड़ जाते हैं, इस वजह से उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन ग्रीष्म ऋतु में जल के अभाव के कारण पत्तियां गिरा देती हैं और वनों से उत्तम इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं। ये पर्णपाती वन जो होते हैं वो सागौन, पीपल, नीम और शीशम, ये जो है ये पर्णपाती वन है। ये वन जो है वो सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद इन जिलों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय, अब हम अर्धपर्णपाती वनों की बात करें तो ये वन 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल इन जिलों में इनका विस्तार काफ़ी है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में बीजा, धौरा, जामुन और महुआ, हर्रा ये सभी वृक्ष आते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन 55 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें कटीले वन भी कहा जाता है। इनमें हर्रा, बबूल, पलास, तेंदू, धौरा, हंडू, सिरिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही है। इसका कुल क्षेत्रफल ये 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। यह सागर जिले में आता है। और प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल इंदौर अभ्यारण्य है। सरदारपुर धार में है, सैलाना रतलाम में, खरमौर ये 3 जो है पक्षी संरक्षण के लिए उद्यान है, अभ्यारण्य है सॉरी। करेरा शिवपुरी, घाटी गांव ग्वालियर अभ्यारण्य में लुप्त प्राय सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। तो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए करेरा शिवपुरी में और घाटी गांव ग्वालियर में अभ्यारण्य बनाए गए हैं। चंबल, केन और सोन ये 3 अभ्यारण्य ऐसे हैं जो कि क्रमशः मुरैना, छतरपुर और शहडोल में है। इनमें घड़ियाल पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। पालपुर कुनो मुरैना अभ्यारण्य में गिर उद्यान गुजरात से इस उद्यान में एशियाई शेरों को स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। ओके, अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव चीतल है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव जो है वो चीतल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पंचमढ़ी को देश का 10वां और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पंचमढ़ी है ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें कान्हा-किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया है। ओके, मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान डिंडोरी है। यहाँ पे जीवाश्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल डिंडोरी में है। जैसे अभी हमने पिछले सेशन में देखा कि हमारा जो, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है। ओके, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में और सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही में। ये दोनों अभ्यारण्य हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे राष्ट्रीय वन उद्यान है। तो राष्ट्रीय वन उद्यानों में कान्हा-किसली जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और बात कर लें सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की, तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना में स्थित अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। पन्ना में वहाँ पे शेर भी पाले जाते हैं और वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है और भैंसों के लिए भी राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान जो है वो भोपाल में है। प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंटा व प्रोजेक्ट हगल भी चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी 40% वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों से बाहर हैं। ओके, प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के ब्रेडरी का 12 सिंगा प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिकन नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क एंटरप्रेन्योरशिप की योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक शेर वाला उद्यान है। यहाँ पर प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है, जो कि देश में सर्वाधिक है। मतलब जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेरों की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब डेंसिटी के मामले में बांधवगढ़ में प्रथम और पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे द्वितीय है। अब हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क है जो प्रदेश में एकमात्र है। मध्य प्रदेश में देश के कुल टाइगर जनसंख्या की लगभग 22% टाइगर पाए जाते हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश का रीवा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य वाहन हुआ है। मतलब माधव राष्ट्रीय पार्क, ये क्वेश्चन आया हुआ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नाम का भव्य भवन बना हुआ है। राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काले मृगों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश के संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी था। मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना के तहत, मतलब दो बड़े नेशनल पार्क को, जैसे कि कान्हा-किसली और बांधवगढ़, इन दोनों को जंगल गलियारा नामक योजना से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। मध्य प्रदेश के में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान पन्ना तथा ओंकारेश्वर प्रस्तावित है और तथा अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गेनी मेनफोर्ड है, जबकि भारत में इनके जन्मदाता कैलाश सांखिल्य हैं। भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब देख लेते हैं प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और इनका जो स्थापना वर्ष है वो। ये हम बात कर लेते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की, जहां 80 बाघ हैं और हवाई पट्टी भी है। देश के मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे हवाई पट्टी है, कान्हा-किसली। ये 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। ये मंडला में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1955 में की गई थी। 1933 में अभ्यारण्य
बनाया गया था इसे। 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना ये मध्य प्रदेश का, और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सवाल किया गया, तब उसमें 89 बाघ हुआ करते थे। इस यहाँ हेलो और बंजर घाटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी बाघ परियोजना शुरू है। यहाँ पे 24 बाघ पाए जाते हैं। ये पन्ना और छतरपुर के बीच में स्थित है। ये इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। इसको जो स्थापना है वो 1981 में की गई थी, और यही 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। सतपुड़ा। सतपुड़ा में 39 बाघ हैं, और यहाँ बाघ परियोजना भी चलती है। 525 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये नेशनल पार्क, ये होशंगाबाद जिले में आता है, और इसकी स्थापना भी 1983 में हुई है। यहाँ पे काले मृगों की संख्या बहुतायत है। बांधवगढ़। बांधवगढ़ में 47 बाघ हैं। 437 बाघ अभी फिलहाल वर्ग किलोमीटर में उपस्थित है। यह एरिया उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, जिसमें 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघों की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान बांधवगढ़ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो 337 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। जॉर्ज कैसल नामक भव्य वन ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। अब और कुछ बात कर लेते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ भी बाघ परियोजना चलती है, जिसका नाम अभी बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान कर दिया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में भी बाघ परियोजना चलती है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कर दिया गया है। 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ये उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह वर्ल्ड बैंक की 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजनाओं में पेंच बाघ रिजर्व शामिल है। मोगली लैंड यहीं स्थित है, जिसमें 33 बाघ हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली लैंड स्थापित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसे काष्ठ उद्यान भी कहा जाता है। यह देश का मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह 1968 में बना था। इसमें 4 प्रमुख फासिल उद्यान में से एक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे बाघ परियोजना चलती है। 466.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ये नेशनल पार्क ये सीधी जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका अब कुछ भाग छत्तीसगढ़ में सन 2000 में समाहित कर लिया गया। वन विहार 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। यह 1979 में राष्ट्रीय वन उद्यान बना था। डायनासोर जीवाश्म ये धार डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, और ओंकारेश्वर भी खंडवा जिले में स्थित है, जो क्रमशः 2010 और 2004 में बने हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन बना हुआ है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु चीतल है। संजय अभ्यारण्य का पुराना नाम डुगरी अभ्यारण्य है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या बहुतायत है। राजकीय पक्षी दूधराज के संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जाता है। हमारा जो नेशनल स्टेटेड बर्ड है वो दूधराज है, जिसका संरक्षण सरदारपुर में किया जाता है। भारत का सबसे छोटा पक्षी फुलचुकी एवं सबसे ऊंचा पक्षी सारस दोनों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश अभ्यारण्य पर एक नज़र और डाल लेते हैं। ये अभ्यारण्य है, अभी तक हमने नेशनल अभी तक हमने जो बात की है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की बात की है। अब हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की अभी तक हमने जो बात की है वो राष्ट्रीय उद्यानों की बात की है। अब हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं। जैसे सिवनी, इसका क्षेत्रफल 134.77 देवास वर्ग किलोमीटर है, जो देवास में स्थित है। इसमें तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण है। आप इस वीडियो को पूरा देख के लें एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आपको आसानी हो इसे पढ़ने में। ओके, ये पूरा है इसमें कि सोन, सीधी, सतना। जब हम उद्यानों की बात करें तो सिवनी में एक है, नरसिंहपुर में एक है,
गांधी सागर मंदसौर और नीमच में है। बोरी नाम से है एक अभ्यारण्य जो होशंगाबाद में है। पंचमढ़ी नाम का एक है जो होशंगाबाद में है। डुबरी संजय जिसे कहा जाता है ये सीधी जिला में है। रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है वो रायसेन और सीहोर जिलों में चल रहा है। सिंघोरी रायसेन में। नौरादेही ये सागर दमोह नरसिंहपुर में है। पेंच मूंगावली पेंच में। राष्ट्रीय चंबल ये मुरैना में। केन घड़ियालों के लिए जो बना है पन्ना और छतरपुर में है। सोन घड़ियाल जो सीधी शहडोल और सतना में है। पूनोपालपुर ये श्योपुर में है। करेरा जहाँ सोन चिड़ैयों का संरक्षण किया जाता है वो शिवपुरी में है। घाटी गांव ग्वालियर जो ग्वालियर में है। बगदरा ये सीधी में है। फेन मंडला में है। पनपठा उमरिया में है। और सरदारपुर हरमोट धार में है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट भी हूँ और आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।